हेलो एवरीवन, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो ये न्यूज़ क्या है? एससी ऑर्डर सीबीआई प्रोब इनटू सुपरटेक एंड अदर बिल्डर्स ओवर अनहोली नेक्सस बिटवीन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन अनडिलीवर्ड एनसीआर प्रोजेक्ट्स। ये न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि सीबीआई जांच करेगी जो भी सुपरटेक एंड और अदर बिल्डर जो भी बिल्डर्स कंपनियां उनका बैंकों के साथ जो गठजोड़ चल रहा है उसको लेकर। इससे क्या हो रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जैसे कि अभी हम पूरी न्यूज़ में देखेंगे, ईएमआई चुकाई लेकिन घर नहीं मिला। एनसीआर में बिल्डर बैंक घोटाले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया है। तो जो एनसीआर मतलब दिल्ली में क्या हुआ है कि जो बिल्डर बैंक का एक घोटाले की खबर सामने आ रही है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक खास कदम उठाया है। अब सबसे पहले देखिए मामला है क्या आखिर। ये दिल्ली एनसीआर के अधिकांश बिल्डरों ने सबवेंशन भुगतान योजना के तहत लोगों को घर बेचा था। जो एनसीआर के बिल्डर्स हैं, मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स ने एक योजना के तहत घर भेजा था लोगों को। इस योजना के तहत घर बुक करने के बाद एक निश्चित रकम देने के बाद बाकी स्वीकृत रकम बिल्डर को बैंकों द्वारा सीधे बिल्डरों के खाते में भुगतान किया जाता है। मतलब कि घर बुक हो जाता है कि आपने ये घर खरीदना है, उसके लिए एक जो भी राशि अमाउंट वो तय हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि इसको मतलब लोन की तरह होता है कि लोन के थ्रू ये घर दिया जाता है। तब तक स्वीकृत ऋण राशि पर ईएमआई का भुगतान बिल्डर को करना होगा जब तक कि फ्लैट घर खरीदारों को नहीं सौंप दिए जाते। मतलब कि जो बिल्डर्स हैं उन्होंने ये लोन देना है, मतलब उन्होंने ईएमआई चुकानी है जब तक कि जो घर है वो उस व्यक्ति के नाम उसकी रजिस्ट्री नहीं हो जाती। इस योजना के तहत त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार जब बिल्डरों ने बैंकों को ईएमआई का भुगतान करने में चूक करना शुरू कर दिया तो बैंकों ने आवास खरीदारों से ईएमआई मांगनी शुरू कर दी। आप देखिए जो बिल्डर थे उन्होंने बैंकों को ईएमआई देने से मना कर दिया। ठीक है, मतलब उन्होंने ईएमआई दी नहीं या टाइम पर नहीं दी या कुछ भी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बैंकों ने आवास खरीदारों से फिर ईएमआई मांगनी शुरू कर दी जो थर्ड पार्टी थी उनसे। अब देखिए सबवेंशन भुगतान योजना है क्या? ये एक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक स्कीम है जिसे सबवेंशन स्कीम कहा जाता है। यदि ये किस प्रकार काम करती है? सबसे पहले देखिए बिल्डरों ने खरीदारों से वादा किया कि वे फ्लैट मिलने तक होम लोन की ईएमआई का भुगतान करते रहेंगे। बैंकों ने ऋण का पूरा या बड़ा हिस्सा बिल्डरों को एक मुश्त वितरित कर दिया था। जो खरीदार थे उनसे वादा करते हैं बिल्डर्स कि जब तक आपको फ्लैट नहीं मिलता तब तक होम लोन हम चुकाएंगे। फिर बैंकों ने क्या किया, लोन का जो पूरा जब बड़ा हिस्सा था वो बिल्डरों को दे दिया कि आपने इस लोन का भुगतान करना है। लेकिन जब परियोजनाएं विलंबित हो गई या फिर कभी बनी ही नहीं तो बिल्डरों ने ईएमआई का भुगतान करना बंद कर दिया और खरीदारों को अधूरे घरों पर लोन चुकाने के लिए छोड़ दिया था। मतलब अब उनको पूरी तरह से घर नहीं मिले थे, आधे घर मिले थे जिससे उन्हें लोन चुकाना पड़ता था। इससे कई लोगों को ईएमआई और किराया देने में मतलब दोनों में किराया दोनों ही चुकाने पड़े थे, किराया भी और ईएमआई भी। जो खरीदार थे वो क्या करते थे, वो बिल्डर्स को क्या देते थे, किराया देते थे। ठीक है, बिल्डर्स आगे उस घर का जो लोन चल रहा था वो आगे बैंकों को पैसा ईएमआई के थ्रू देते थे। अब उन्होंने ईएमआई देनी बंद कर दी तो अब ईएमआई किन से, अब किराएदारों से वसूली जाएगी। मतलब कि उन व्यक्तियों से जो घर में रह रहे थे उन्हें ऐसी संपत्तियों के लिए ऋण चुकाना पड़ा जो कि अस्तित्व में ही नहीं थी। मतलब ऐसी संपत्ति जो उनके नाम हुई नहीं थी उसके लिए उन्हें कर्ज देना पड़ा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचता है? 2018 और 19 के बीच कई बिल्डरों ने ईएमआई का भुगतान करने के अपने वादे को पूरा नहीं किया। खासतौर पर जो सुपरटेक एजेंसी कंपनियां हैं वो या तो रुकी हुई थी या फिर उनमें बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। नतीजतन बैंकों ने घर खरीदने वालों से ईएमआई मांगना शुरू कर दिया। अब देखिए जब बिल्डर बैंक को ईएमआई नहीं देंगे, है ना, कोई भी अगर कंपनी है वो बैंक को नहीं देगी तो अब बैंक क्या करेगा, सीधा उसके पास जाएगा जो उस घर में रह रहा है। क्योंकि होम लोन की बात हो रही है यहाँ पर, तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति से ईएमआई मांगी जा रही थी। और फिर भले ही घर पूरे ना हुए या उन्हें सौंपा ना गया हो। मतलब अब देखिए जो व्यक्ति उस घर में रह रहा है, मान लीजिए कि आप इस घर में रह रहे हैं, अब आपके नाम वो घर नहीं है, सिर्फ आप किराया दे रहे हैं बिल्डर्स को। तो अब क्या, जो बिल्डर ने उस घर पर जो लोन लिया था, ठीक है ना, वो आप खरीदना तो आपने ही था लेकिन वो लोन के थ्रू था। ठीक है, लोन बिल्डर ने चुकाना था। अब बिल्डर मुकर गया किसी तरीके से तो अब वो जो बैंक है वो आपके पास आकर लोन की मांग करता है, आपको कहता है कि आप हमें ईएमआई दो।
कुछ खरीदारों को कब्जा न मिलने के बावजूद भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया, जैसे कि नोटिस, ऋण वसूली की धमकियां दी गई, ऐसा सामना करना पड़ा था। फिर इसे वित्तीय दोहरा बोझ पैदा हुआ, घर नहीं लेकिन ऋण की ईएमआई चुकानी पड़ी थी। मतलब ऐसा हो रहा था कि लोगों को मजबूर किया जा रहा था कि घर तो लोगों के पास है नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें ईएमआई चुकानी पड़ती थी मजबूरन। ये प्रोजेक्ट 2013-15 के बीच लॉन्च किए गए थे। ये कब स्कीम शुरू हुई थी? 2013 और 15 में। लेकिन ज़्यादातर बिल्डरों और डेवलपर्स ने 2018-19 के बीच ईएमआई भुगतान करने में मतलब देरी कर दी, जैसे कि उन्होंने बाद में मुकर गए थे। ठीक है, नतीजतन फिर बैंकों ने सबवेंशन स्कीम के तहत घर खरीदने वालों से भुगतान की मांग करना शुरू कर दी और भुगतान न करने पर उनके खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई की गई, भले ही इकाइयाँ अधूरी थी और कब्जे के लिए तैयार नहीं थी। मतलब फिर बैंकों ने अब उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब देखिए 174 याचिकाओं के जरिए 1205 घर खरीदार पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। अब फिर ये मामला चला जाता सुप्रीम कोर्ट के पास। 174 इसमें जो रिट डाली जाती है और 1205 जो बायर्स होते हैं, मतलब होम जो खरीदते हैं घर खरीदार, वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामा में यह कहा गया कि 1205 घर खरीदारों याचिकाकर्ताओं द्वारा 174 विशेष अनुमति याचिका दाखिल किए गए। सीबीआई ने पीठ को बताया कि कुल 40 बिल्डर डेवलपर्स शामिल हैं। कोर्ट ने बताया कि याचिकाकर्ताओं की सबसे बड़ी संख्या 799 सुपरटेक लिमिटेड से संबंधित घर खरीदार है, जिसकी परियोजनाओं में भारत पूरे में फैली हुई है। खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुंबई, गुरुग्राम, गाजियाबाद आदि शहरों में ये सुपरटेक कंपनी है, बिल्डर कंपनी, वो फैली हुई है। अब देखिए इसमें और कौन कौन सी कंपनियां हैं। सबसे पहले नाम आ रहा है सुपरटेक कंपनी का। इसके तहत कई आवास परियोजनाओं को सब्सिडी योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए से या अधिक का लोन लेने वाले विभिन्न बैंकों की जांच की मांग की गई है। फ्लैटों में निवेश एक आर्थिक सहायता योजना के तहत किया गया था, जिसके तहत जब डेवलपर्स ने स्वीकृत बैंक ऋण राशि की ईएमआई का भुगतान करने में चूक करना शुरू कर दिया, तो बैंकों ने क्या किया? घर खरीदारों के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब घर खरीदने वाले क्या कहते थे? आरबीआई निर्देशों के अनुसार उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन हुआ है और अवैध रूप से बिल्डर और डेवलपर्स के खातों में जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आरोप लगाया गया है कि घर खरीदने वालों को ऋण स्वीकृत करवाने और बैंकों से बिल्डर डेवलपर्स को राशि हस्तांतरित करने के लिए माध्यम रूप से इस्तेमाल किया गया। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि उन सभी लोगों के साथ स्कैम हुआ है, जो कि उनसे मतलब पैसा जो ट्रांसफ़र कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उनका। अब देखिए सुपरटेक कंपनी है क्या? सुपरटेक एक समय में भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी, रियल एस्टेट कंपनियों में से एक थी, लेकिन कंपनी के वित्तीय संकट के कारण अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। इसकी स्थापना होती 1988 में। इसका मुख्यालय जो हेड ऑफिस है नोएडा में, यूपी में। इसका मुख्य काम क्या है? आवासीय और वाणिज्य संपत्तियों का विकास करना। योजनाएं क्या क्या हैं? क्रॉसिंग्स रिपब्लिक, एमराल्ड कोर्ट, अवंत गार्ड, शॉप्रिक्स मॉल। ठीक है, इसकी दिवाला कार्रवाई 2022 में दिवालियापन की जो इस पर एक केस लगा था। एनबीसीसी की भूमिका इसमें क्या है? एनबीसीसी को सुपरटेक के रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है एनबीसीसी को। आर के अरोड़ा क्या है? इसके मुख्य सचिव हैं, जिसके नाम अभी मनी लॉन्ड्रिंग के मतलब मामले में इसका नाम सामने आया था। सुपरटेक कंपनी क्या कहती है इस बात पर? रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड के अध्यक्ष आर के अरोड़ा ने बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए सीबीआई जांच का जो आदेश है वे मामला सुपरटेक समाधान योजना के संबंधित नहीं है। मतलब उन्होंने साफ ही मना कर दिया कि हमसे ये रिलेटेड है ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही अपेक्स योजना के अंतर्गत सबवेंशन योजना से जुड़े सभी घर खरीदारों के लिए ऐसा समाधान प्रस्तुत कर दिया है। मतलब उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऑलरेडी सोल्यूशन है। अब अदालत क्या कहती है इससे? वो अदालत का फैसला है कि जो एनसीआर में बिल्डर बैंकों के गठजोड़ की सीबीआई जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर बैंकों और के नेक्सस की जांच सीबीआई को सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 7 प्रारंभिक जांच करने के आदेश दिए हैं। सीबीआई निदेशक को एसआईटी बनाने का निर्देश दिया गया। यूपी और हरियाणा के डीजीपी को सीबीआई को पुलिस अफसर मुहैया करवाने के आदेश दिए गए। ये मामला ज़्यादातर यूपी और हरियाणा के शहरों में देखा गया है। वहाँ की जो सिटीज़ हैं, तो वहाँ के जो डीजीपी हैं उनको कहा गया कि आप सीबीआई को मतलब पुलिस जो भी अधिकारी हैं, मतलब जो ऑफिसर्स हैं, आप उनको अवेलेबल करवाओ ताकि इसकी जाँच की जा सके। इनमें पीई सुपरटेक के खिलाफ
ड्राफ्ट होगी। मामले की मॉनिटरिंग करेगा सुप्रीम कोर्ट, इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेगा। सीबीआई ने से मांगी सी अंतरिम स्टेट्स रिपोर्ट, हर महीने सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर हर महीने सुनवाई करेगा जब तक कि इसका पूरा जो भी सच्चा सामने नहीं आ जाता। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों, एचएफसी और बिल्डरों के गठजोड़ की जांच के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा के पुलिस को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों प्रतिनियुक्ति सीबीआई में करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के पुलिस प्रमुखों को अधिकारियों के नामों को सूचीबद्ध करने, उन्हें सीबीआई के निदेशक को सौंपने का भी निर्देश दिया। इसके बाद सीबीआई इस जांच के लिए कमेटी की गठन करेगा। अब इस कमेटी में कौन कौन होगा? इसमें विशेष दल जो गठन है उसका गठन किया जाएगा, जिसमें उसके अपने अधिकारी होंगे, राज्यों द्वारा प्रतिनियुक्त भेजे गए अधिकारी होंगे, या ICAI होंगे, इसमें चार्टर्ड अकाउंट्स होंगे, इसमें ये लोग शामिल होंगे। शीर्ष अदालत ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रशासक, आवास, शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव, भारतीय संधि लेखाकार संस्थान, ICSE का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय संधि लेखाकार संस्थान, रिजर्व बैंक को भी आदेश दिया है कि SIT को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए 1 सप्ताह के अंदर वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक नोडल अधिकारी को नामित किया जाए। अब देखिए, इससे घर खरीदने वालों पर आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो योजना के तहत घर लोगों ने खरीदा है, सबसे पहले तो बिना घर के EMI सब्सिडी योजना के तहत कई खरीदार अब बिना कब्जा प्राप्त किए ऋण चुका रहे हैं। मतलब इससे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या है कि बिना उनका कोई कब्जा, मतलब कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई कब्जा नहीं, लेकिन फिर भी EMI चुकाते जा रहे हैं। बिल्डरों द्वारा भुगतान में चूक करने के बाद बैंकों ने बोझ खरीदारों पर डाल दिया, और जिससे लोग किराया और EMI दोनों में फंस चुके हैं। क्रेडिट स्कोर को नुकसान हो रहा है। यदि कोई विक्रेता इस दबाव में ऋण नहीं चुकाता तो इससे उसकी ऋण योग्यता को नुकसान पहुंचता है तथा भविष्य में ऋण पात्रता पर भी असर पड़ सकता है। मतलब जो क्रेडिट स्कोर वो खराब हो जाते हैं। बंद पूंजी से कई लोगों के लिए डाउन पेमेंट और EMI उनकी जीवन भर की बचत का एक बड़ा हिस्सा होता है। पूंजी गैर वितरित परिसंपत्तियों में फंसी हुई है, जिससे सीमित तरलता या निकास विकल्प है। मतलब कि इससे क्या, जिन लोगों ने जो पैसा अपने फ्यूचर के लिए बचा कर रखा था, अब वो क्या कर रहे हैं, वो EMI चुका रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो पूंजी है उसकी निकासी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का घर खरीदारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से घर खरीदने वालों के अधिकारों की रक्षा हुई है, क्योंकि उन पर अपनी संपत्तियों के लिए लोन चुकाने का बोझ था और उन्हें परियोजनाओं में देरी या बिल्डरों द्वारा भुगतान में चूक के कारण कभी नहीं मिला था। इसका उद्देश्य बैंकों और बिल्डरों द्वारा संभावित कदाचार को उजागर करना, उनका समाधान करना है। इस जांच से रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ सकती है। मान लीजिए इससे क्या होगा कि जो कंपनी अभी जो है सुपरटेक कंपनी है, अभी उसकी जांच की जाएगी। इससे क्या होगा कि उसकी पूरी जो ट्रांसपेरेंसी है वो सामने आएगी। इससे सख्त नियम निगरानी हो सकती है, जिससे ये बाद में जो आने वाले समय में ये सुनिश्चित होगा कि वित्तीय संस्थान और डेवलपर्स निष्पक्ष प्रथाओं का पालन करें। मतलब कुछ ऐसे नियम बनाएंगे जाएंगे, कुछ ऐसी उनकी ऑब्जर्वेशन की जाएगी, निगरानी होगी कि जो भी फ्यूचर में इन कंपनियों के द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं लागू की जाती हैं उनमें कोई भी स्कैम ना किया जाए। यदि यह भविष्य के घर खरीदारों को इस तरह की परेशानियों से बचा सकता है और आवास बाजार में विश्वास फिर से बनाया जा सकता है। जो विश्वास लोगों का टूटा है उससे दोबारा विश्वास बन सकता है। एकट ज्यूरिस के प्रबंध भागीदारी अलाय रजवी ने ये चीज़ कही है कि जो विश्वास अभी मतलब ख़त्म हो चुका उसको दोबारा बहाल किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। ये छोटा ही टॉपिक था क्योंकि अभी इस पर जांच चल रही है। जांच के बाद जो भी नतीजे सामने आएंगे उससे लेकर हम आपके सामने अपडेट लेकर आएंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।